मार्च 8, 2011 एंडी विनहॉर्नहुक अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता है और जैसे ही वो टाइपिंग फिनिश करता है तो देखने से पता लग रहा था कि ये कोई 2 लाइंस की फेसबुक पोस्ट है जिसको पब्लिश करने से पहले 7 दिन तक सोचता रहा कि उसको ये पोस्ट कर देनी चाहिए या नहीं। जो ये करने जा रहा था वो बहुत ही रिस्की काम था और इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं थी कि ये काम करेगा। हो सकता था कि वो इस पोस्ट की वजह से अपना सब कुछ खो बैठता, लेकिन जो नुकसान उसका पहले से ही हो चुका था उसकी भरपाई के लिए उसने अपने आप को इस फेसबुक पोस्ट को पब्लिश करने के लिए कन्विंस कर ही लिया। अभी भी उसके पास वक्त था कि वो अपना फैसला बदल ले, क्योंकि एक बार अगर ये इंटरनेट पर पोस्ट हो गई तो इसका अंजाम उसको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे वो ये पोस्ट डिलीट ही क्यों ना कर दे। क्योंकि इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस थे कि जो भी इस पोस्ट को देखेगा वो इसका स्क्रीनशॉट लाजमी लेना चाहेगा इससे पहले कि ये पोस्ट डिलीट हो जाए। तो उसको 100% होशो हवास में ये फैसला करना था, ये स्टेटमेंट जब बाहर निकलेगी तो जो भी होगा ये पीछे नहीं हटेगा। उसी वक्त इसके अंदर से एक अजीब आवाज उसको कह रही थी कि अब कोई और ऑप्शन ही नहीं रहा ये काम करने के अलावा। तो वो गहरी सांस लेता है, अपने माउस के कर्सर को पोस्ट के बटन पर ले जाता है, अपनी आंखों पर एक हाथ रख के दूसरे से बटन पर क्लिक करते साथ ही फौरन उठकर अपना कोट पहनता है और वॉक के लिए बाहर निकल जाता है। 16 साल पहले 6 अक्टूबर 1995 एंडी की बहन निकोल की एक दिन अचानक संडे के दिन सुबह जल्दी आंख खुल गई। वो 15 साल की थी, अपनी दादी के घर सीजनल हॉलीडेज पर रहने के लिए आई और पास ही एक मॉल में कुछ दिन के लिए जॉब करने लगी। वो कैसे यहाँ तक पहुंची थी ये कहानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और ये सब शुरू हुआ 1980 में जब निकोल जर्मनी में पैदा हुई। अभी वो बिल्कुल ही छोटी थी कि उसकी जिंदगी में बहुत तेज बदलाव आने लगे। उसकी मॉम ने निकोल के पैदा होने के कुछ देर बाद एक एड वैंड नामी बंदे से शादी कर ली। कुछ देर बाद एड अपनी बीवी, एक बेटे एंडी और निकोल के साथ नेदरलैंड्स में शिफ्ट हो जाता है, जहां ये एक हैप्पी फैमिली बन के रहते हैं। एड निकोल का बायोलॉजिकल फादर तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसको अपनी बेटी ही मानता था, यहाँ तक कि वो अपने बेटे से ज्यादा निकोल का ख्याल रखता था। लेकिन कुछ ही देर बाद 1989 में निकोल की मां ने डाइवोर्स फाइल कर दी, लेकिन बेटे की कस्टडी बाप के पास चली गई। ये क्लियरली तो पता नहीं लग सका कि निकोल अपनी दादी के पास क्यों चली गई 1995 में, लेकिन ये साल इस फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल साल था। निकोल ने अपने आप को स्कूल में बिजी कर लिया, लेकिन स्कूल में सीजनल हॉलीडेज की वजह से उसने एक मॉल में जॉब ज्वाइन कर ली। एक दिन सुबह के वक्त निकोल खामोशी से तैयार होकर कोई शोर किए बगैर अपनी दादी के घर से बाइक पर निकलती है और काम पर चली जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी मैनेजर ने नोटिस किया कि वो लेट हो गई है, अभी तक आई क्यों नहीं, क्योंकि वो कभी लेट तो होती नहीं, तो मैनेजर ने उसकी दादी को कॉल करके पूछा कि निकोल घर पर ही है ना। लेकिन दादी ने पूरी तरह जब घर को चेक किया तो वो वहां नहीं थी, क्योंकि निकोल तो घर से काम के लिए जा चुकी थी। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया और निकोल के गुम जाने की रिपोर्ट करने के बाद फौरी तौर पर उसको फाइंड करने के लिए पुलिस ने सर्च पार्टी अरेंज की और सबसे पहले करीबी जान पहचान वाले लोगों से पूछताछ की गई। शाम के 6 बजे निकोल की बाइक एक दरिया के किनारे पर मिली, लेकिन 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी उसका कोई नामो निशान तक ना मिल सका। फिर भी पुलिस ने अपनी तलाश जारी रखी, लेकिन उनको कुछ ना मिला। आखिरकार अक्टूबर 19 को उसका बैकपैक मिला एक नहर के पास, जिसके बाद उस कैनाल यानी नहर के आसपास बहुत बार सर्च की गई। साथ में जो जंगल था वहां भी सर्च की गई, लेकिन कुछ ना मिल सका। फिर 22 नवंबर को जब उसको गुम हुए 7 हफ्ते हो चुके थे, निकोल की बॉडी आखिरकार साथ वाले एक टाउन में झाड़ियों से मिलती है। उसकी बॉडी को दरख्त के टहनियों और पत्तों से ढका गया था। ऑटोप्सी रिपोर्ट करने के बाद पता चला कि इस पर हमला किया गया था और बहुत बुरी तरह से इसका मर्डर हुआ है। निकोल के हाथ, सर और पसलियां सब जख्मी थे और उसके मुंह से 2 जगह से हड्डी टूटी हुई थी। बॉडी मिलने के 6 दिन के बाद निकोल को पास के एक कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग शामिल थे। अब एक प्रॉपर मर्डर केस की तरह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी थी। डिटेक्टिव्स ने सबसे पहले करीबी जान पहचान के लोगों से शुरुआत की। सबसे पहले निकोल के बाप एड और भाई एंडी से पूछताछ की गई और पुलिस को यही लोग प्राइम सस्पेक्ट लग रहे थे, क्योंकि ऐसे वाकयात में सबसे ज्यादा जान पहचान वाले लोग शामिल होते हैं। लेकिन इनकी इन्वेस्टिगेशन करने से कुछ पता न लग सका। पुलिस को अब फिर से कोशिश करनी थी। उस वक्त सबसे बड़ा सबूत ये था कि 24 अक्टूबर को एक फोन कॉल आती है, जो उस वक्त आई जब निकोल मिसिंग थी। ये किसी अननोन बंदे की कॉल थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं लग सका
और उसने फोन पर कहा कि वो निकोल के किलर को आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन ये कहते ही फोन काट दिया इससे पहले कि उसकी डिटेल्स का पता लग सके। इस कॉल के बाद पुलिस को लगा शायद उसको किडनैप कर लिया गया है, ये भी हो सकता है कि वो जर्मनी वापस चली गई हो अपनी फैमिली के पास। लेकिन उसकी बॉडी मिलने के बाद वो फोन कॉल अब पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी थी, और जब पुलिस थक गई और इस कॉलर को ट्रेस ना कर सकी तो उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को 1996 जनवरी में पब्लिक में रिलीज कर दिया ताकि लोग हेल्प कर सके। लेकिन उसके बाद भी कॉलर का पता ना लग सका, और अब पुलिस के हाथ में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिससे वो इस केस को सॉल्व कर सकते। वक्त गुजरता रहा लेकिन पुलिस कुछ ना कर सकी। जिस काम के लिए पुलिस की पूरी फोर्स लगा दी गई थी, कुछ वक्त के बाद अब सिर्फ 4 डिटेक्टिव्स तक सिमट कर रह गया था ये केस। और यही नहीं, इन 4 डिटेक्टिव्स के हाथ भी कुछ ना लग सका और आहिस्ता आहिस्ता ये केस खामोश हो गया। यहाँ तक के लोग भी इस केस के बारे में भूल गए और पुलिस भी। फिर 2004 में इस केस को रिजॉल्व करने की एक बार फिर से कोशिश की गई। डिटेक्टिव्स की एक छोटी सी टीम के जिम्मे लगाया गया कि इस केस के लिए कोई एविडेंस ढूंढ के लाएं, लेकिन उनको कुछ ना मिल सका और कुछ ही टाइम बाद इस यूनिट को भी खत्म कर दिया गया। अब निकोल के केस पर बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं हो रही थी और उसको मारने वाला अब भी फ्री घूम रहा था। और यही नहीं, किसी को भी पता नहीं था कि आखिर वो है कौन। अगले 7 साल तक कोई भी खास चीज ना मिल सकी जिससे ये केस रिजॉल्व हो पाता। उस वक्त निकोल का भाई एंडी इंग्लैंड चला गया और उसने अपनी न्यू लाइफ शुरू कर ली, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में नेदरलैंड्स की यादें जुड़ी हुई थी। फिर 8 मार्च 2011 में एंडी का इंतजार अब खत्म हो चुका था, तो उसने फेसबुक पर कुछ पोस्ट किया जिससे सब कुछ बदल गया। इस फेसबुक पोस्ट में ये अल्फाज लिखे हुए थे उसने, आई विल बी अरेस्टेड टुडे फॉर द मर्डर ऑफ माई सिस्टर, आई कन्फेस एंड विल गेट इन कॉन्टैक्ट सून। यानी इस पोस्ट में वो ये कह रहा था कि मैंने ही ये मर्डर किया है और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये पोस्ट करते साथ ही एंडी पुलिस स्टेशन खुद जाता है और उसको ब्रिटिश अथॉरिटीज की तरफ से गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में उसको 30 मार्च को नेदरलैंड्स में वापस भेज दिया जाता है। 15 साल के बाद इस इंफॉर्मेशन का सामने आना कोई छोटी बात नहीं थी। उसको अदालत में पेश किया गया सस्पेक्ट के तौर पर, लेकिन पुलिस को ना कोई सबूत मिला और ना ही कोई गवाह सामने आया जिससे ये साबित हो सके कि एंडी ने ही अपनी सिस्टर को कत्ल किया है। क्योंकि वो खुद इस चीज को मान रहा था तो उसको पुलिस हेडक्वार्टर्स ले जाया गया ताकि उससे मजीद सवालात हो सके। लेकिन 5 दिन बाद एंडी को कोई सबूत ना मिलने पर पुलिस ने रिहा कर दिया। लेकिन एंडी ये चाहता था कि इस फॉल्स कन्फेशन की वजह से हो सकता है पुलिस दोबारा इस केस पर काम शुरू करे और किलर को पकड़ा जा सके। एंडी ने ये पूरा कन्फेशन सिर्फ इसीलिए प्लान किया था ताकि पुलिस को इस केस को दोबारा ओपन करना पड़े और इस पर काम करके निकोल के किलर को पकड़ा जाए। एंडी का ये पैतरा काम कर गया। फिर से निकोल की बॉडी से डीएनए टेस्ट किया गया एंडी के कहने पर, क्योंकि अब डीएनए टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी थी और उसको उम्मीद थी कि शायद अब टेस्ट से कुछ सबूत मिल जाए और कातिल पकड़ा जाए। ये बहुत ही रिस्की काम था और उसको मर्डर के केस में सजा भी हो सकती थी, लेकिन किस्मत से उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगा बल्कि उसके प्लान के मुताबिक काम हो रहा था। पुलिस ने फिर से एक नई टास्क फोर्स बनाई और डीएनए सैंपल्स इकट्ठे किए, ना सिर्फ निकोल की बॉडी से बल्कि एंडी और बाकी करीबी लोगों से भी। निकोल के इतनी देर बाद सैंपल्स लेना आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस नए सैंपल्स लेने में कामयाब हो गई। जब 1995 में निकोल का डीएनए सैंपल लिया गया, उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और कंटेमिनेशन को रोकना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब उसकी बॉडी डिकम्पोज होने के 20 साल बाद भी ये लोग उम्मीद में थे कि शायद साफ सैंपल मिल जाए। और जब फोरेंसिक टीम ने अपना काम किया तो उनको कुछ सैंपल्स और एक बाल मिला बॉडी से एनालाइज करने के लिए। 1 हफ्ते के बाद पुलिस ने अनाउंस किया कि 2 लोगों का डीएनए प्रोफाइल मिला है उन सैंपल से जो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। एक सैंपल इनकम्प्लीट है, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। एक डीएनए सैंपल निकोल के बॉयफ्रेंड का था, एक किसी अननोन आदमी का, जबकि तीसरे के बारे में फोरेंसिक की पूरी प्रोफाइल नहीं मिल सकी 2011 में। कोई भी डीएनए एंडी और एड से नहीं मैच हुआ तो पुलिस ने इस केस को आगे पास कर दिया ताकि दूसरे मर्डर केसेस में से किसी ऐसे बंदे को ढूंढे जो पहले ऐसे काम कर चुका हो और उसको पकड़ा गया हो। पता चला कि सितंबर 2000 में एक 20 साल लड़की के साथ भी यही वाकया पेश आया था। लड़की को उसकी बाइक से अगवा किया गया था और नाइफ पॉइंट पर उसको असॉल्ट करके धमकाया गया। लड़की तो जिंदा रही, लेकिन ये सिचुएशन काफी सिमिलर थी निकोल की सिचुएशन के साथ, जिसकी वजह से पुलिस को लगा कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उस लड़की के केस से जो डीएनए सैंपल लिया गया था, उनको निकोल की बॉडी से मिले डीएनए से कंपेयर किया गया तो
थोड़ा सा मैच हो गया था, जो कि काफी था पुलिस के लिए कि वो अब उस बंदे को अरेस्ट कर सके। जनवरी 2014 में योस नामी बंदे को कस्टडी में लिया गया, ये कहते हुए कि उसका निकोल की डेथ में हाथ है। नेदरलैंड्स में मीडिया कोड ऑफ प्राइवेसी की वजह से ऐसे लोगों का न्यूज़पेपर में नाम नहीं लिया जाता, तो ये एक मनगढ़ंत नाम था, असल में नाम कुछ और ही था। लेकिन जब योस से सवालात किए गए तो उसने इस चीज से साफ इनकार कर दिया और कहा कि निकोल की डेथ में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वो तो किसी निकोल को जानता तक नहीं, और अगर उसका निकोल के साथ 1995 में कोई रिलेशन भी रहा होगा तो वो उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं हुआ होगा ना। अब ये बात पुलिस को कुछ खास हजम नहीं हुई, क्योंकि निकोल की जब डेथ हुई तो वो सिर्फ 15 साल की थी और उस वक्त योस की उम्र 28 साल थी, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि हो ही नहीं सकता ये दोनों किसी रिलेशनशिप में हैं, तो योस कैसे कह सकता है ऐसी बात। इसके अलावा निकोल को जो लोग जानते थे उनमें से किसी को भी नहीं पता था इस लड़के के बारे में। योस का पास्ट इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसको पहले भी ऐसे ही मिलते जुलते जुर्म में पकड़ा जा चुका था। इसके अलावा उसको इस केस में भी पकड़ा जा चुका था जब उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर हमला किया, और ये वही दिन था जिस दिन निकोल की डेथ हुई, और ठीक उसी वक्त जब वो अपने घर से जॉब पर जाने के लिए निकली थी। उसी एरिया में योस की और उसकी गर्लफ्रेंड की एक लंबी बहस भी हुई थी, और इसी जगह से निकोल की बाइक भी मिली थी जिस दिन वो गायब हुई। ये सब सबूत काफी थे उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो नवंबर 2015 में योस का ट्रायल स्टार्ट हो गया। केस की सुनवाई में योस के वकील ने डीएनए को एक्यूरेट ना होने की वजह बना के कहा कि जब डीएनए मैच ही नहीं हुआ तो ये कैसे सस्पेक्ट हो सकता है। इस रीजन की वजह से योस पर मर्डर के चार्जेस तो हट गए, लेकिन फिर 2 लोग सामने आए ट्रायल में और गवाही देने लगे कि योस ने उनको खुद बताया था कि उसने निकोल का मर्डर किया है। उस वक्त जब योस समेत ये तीनों 2001 में एक साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में थे। योस के वकील ने कहा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं सिर्फ इनाम के पैसे हासिल करने के लिए। 2 साल तक ट्रायल चलता रहा और आखिरकार फैसला हो ही गया, और निकोल की बॉडी से मिले हुए बॉडी सैंपल्स इसी लड़के के थे और इस जुर्म में उसको 5 साल की सजा सुनाई गई। यूएस में किसी केस को फैसला होने के बाद उस पर कोई अपील करके उस केस को ओपन नहीं करवा सकता, लेकिन नेदरलैंड्स में कोर्ट का फैसला होने के बाद भी अपील की जा सकती है, और योस के लिए भी अपील की गई कि खूनी यही बंदा है जो 2018 में अगस्त में सुनी गई, और आखिरकार केस के फैसले में यह कंफर्म हो गया कि निकोल का कत्ल इसी बंदे ने किया है और उसको 12 साल की सजा सुनाई गई, जो कि देखने में बहुत कम लगती है। लेकिन नेदरलैंड्स में पूरी जिंदगी जेल में काटने की सजा बहुत कम लोगों को मिलती है, और बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसी सजा भी काट रहे हैं। उन सब को देखते हुए योस की सजा तो कुछ भी नहीं थी। 2020 में योस के वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेदरलैंड्स में अपील की, लेकिन 2024 तक भी उसका फैसला नहीं हुआ। अब तक योस जेल में ही है। ताहम जो सदमा निकोल की फैमिली को मिला था वो खत्म नहीं हो सका। एंडी की फेसबुक पर पोस्ट और ज्यादा इमोशनल होती गई। आखिरकार 27 अगस्त 2021 में उसने अपनी लास्ट पोस्ट पब्लिश की फेसबुक पर और कहा कि उसकी तरफ से सबको गुड बाय। इसके बाद उसका कोई पता नहीं वो कहाँ गया। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।